की तब्दीली बाहर की कुव्वतों को खुश करने के लिए की गई। तुम्हारी सिलेक्शन कमेटी टूट गई है, आपकी कहानी खत्म। अभी तो वही जनरल बाजवा की पॉलिसीज चल रही हैं। अब ये ताली नहीं बजेगी। वेलकम टू न्यूज़ लाइन। मैं हूं डॉक्टर मारी जुल्फ़िकार खान। व्यूज़, जमहूरियत का मतलब होता है जमहूर के मसाइल का हल, बातचीत, कानून साजी, इदारों और बिलखुसूस पार्लिमान की बालादस्ती या सिविलियन बालादस्ती। अब ये तो हो गई आइडियल बातें। अब हमारा वर्जन ऑफ जमहूरियत देखें तो इसका अलमिया है जमहूर से दूर, मसाइल पर डेडलॉक, बैकडोर डील्स, NRO और सियासी लड़ाई में इदारों को घसीटना, इनको कमज़ोर करके इनकी पामाली करना। इसका अमली मुजाहरा लगभग गुज़िश्ता 1 साल से हम देख ही रहे हैं। PTI पार्लियामेंट से बाहर गई ताकि इलेक्शन लड़े और फिर उसी पार्लियामान में वापस आई। बाई इलेक्शंस हुए तो अकेले खान साहब लड़े ताकि मुखालफिन की चाल को नाकाम बना सकें। दूसरी जानिब PDM वाले सुबह शाम आइन की हुक्मरानी का चूरन बेचते हैं, पार्लियामान में मसाइल हल करने की ज़रूरत पर जोर देते हैं, लेकिन अमली तौर पर PTI की नाक रगड़वाने के लिए एन उस वक्त इस्तीफे कबूल करते हैं जब PTI बिल आखिर पार्लियामान में वापसी की राह लेती है तो लाइन में इस्तीफे कबूल कर लिए जाते हैं। और अब तो ये भी बात चल रही है कि PDM 9 और 16 मार्च को होने वाले बाई इलेक्शंस का भी बॉयकॉट करेगी। क्या यही है आइन की बालादस्ती और जमहूरियत की मजबूती, जहां मसाइल में घिरे मुल्क के वसाइल के साथ अना की तस्कीन के लिए खिलवाड़ हो, इंतखाबात हो, बार बार हो, मगर कोई मानेगा और कोई नहीं। अगर यूं ही एक गोल दायरे में फंसे रहेंगे तो फिर आगे कैसे बढ़ेंगे? जमहूरियत, जमहूरियों और जमहूर के इसी खेल पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब, साथ ही साथ हमें काजी सईद साहब ज्वाइन कर रहे हैं और हबीब अकरम साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। तमाम मेहमानों की बड़ी शुक्रगुजार हूँ कि आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। आजकल एक आर्टिकल जो सीनियर जर्नलिस्ट जावेद चौधरी साहब ने लिखा, उस पर बड़ी जो है वो बातें हो रही हैं, उसको डिनाई किसी ने नहीं किया। दोनों साइडें जो इन्वॉल्वमेंट जिनकी बताई जा रही है उनमें से किसी ने उसको कैटेगोरिकली डिनाई नहीं किया, लेकिन बातें उस पर बहुत हो रही हैं। उसी तनाजुर में फवाद चौधरी साहब क्या कह रहे हैं, पहले मैं ज़रा वो सुनवा देती हूँ। इस कॉलम में जो जनरल बाजवा साहब ने 4 एतराफ़ात किए हैं। पहला एतराफ़ कि हुकूमत की तब्दीली में जनरल बाजवा साहब ने अहम किरदार अदा किया। दूसरा, उन्होंने कहा कि हुकूमत की तब्दीली बाहर की कुव्वतों को खुश करने के लिए की गई। फिर तीसरी इंपॉर्टेंट बात, डील ये हो रही है कि नवाज शरीफ के मुकदमे जो हैं वो ख़त्म हो जाए और नैब जो है उससे कहा जा रहा है कि वो शौकत तरीन साहब का मुकदमा जो है वो भी आर्मी चीफ ने ख़त्म करवाया। चौथी चीज़ ये कि उन्होंने कहा कि मईशत जो है वो सही नहीं चल रही थी और उसकी वजह से हमें इंटरवेंशन करनी पड़ रही थी। कौन से मुल्क का आर्मी चीफ जो है वो स्टेट बैंक के गवर्नर और फाइनेंस मिनिस्टर की जो अप्रोच है इकोनॉमी की उसको डील करता है और उसको जो है वो स्ट्रेंथन करता है। अच्छा, अब फवाद चौधरी साहब की रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए सिर्फ ये बता दूं कि कौन से मुल्क के आर्मी चीफ की जब ये बात होती है कि जब ये जो स्टेट बैंक के गवर्नर को मिलता है और मईशत में इंटरवीन करता है, तो शायद वो भूल गए हैं कि आर्मी चीफ, उस वक्त के जो आर्मी चीफ थे, वही बिज़नेस कम्युनिटी को बुला के जो है वो तसल्लियाँ दिया करते थे, क्योंकि उस वक्त की हुकूमत वक्त पर उनको यकीन नहीं था। ये वही आर्मी चीफ हैं जो आपके दोस्त ममालिक में जाने से पहले आपके लिए राय हमवार किया करते थे ताकि आपकी आगे से जो कर्जा जाते हैं वो आपको मिल जाएं या आपकी डील जो है वो कोई फाइनल हो जाए। वही आर्मी चीफ हैं जिनके बारे में ये कहा जाता है कि जी वो हमारे नंबर्स जब पूरे नहीं होते थे तो वो हमें नंबर्स पूरे करके दिया करते थे। ये तो कुछ मैं चीज़ें जो है वो याद करा रही हूँ। अब थोड़ी ज़रा दिखा देते हैं कि इमरान खान साहब भी इन्हीं आर्मी चीफ के बारे में क्या कहा करते थे। जनरल बाजवा ने जिस तरह इस हुकूमत की मुश्किल वक्त में मदद की, सारी मेरी फॉरेन पॉलिसी को आज पाकिस्तान की फौज और जनरल बाजवा हमारे साथ खड़े रहे हैं। मेरे ख्याल में जो जनरल बाजवा है ये सबसे ज्यादा न्यूट्रल और प्रो डेमोक्रेटिक है मेरे ख्याल में। ये जनरल बाजवा एक सुलझे हुए आदमी है, एक वो उसके अंदर ठहराव हुआ है, लेकिन मुझे पता है कि वो बर्दाश्त कर रहे हैं क्योंकि वो बिलीव करते हैं डेमोक्रेसी के अंदर। एक एस्टेब्लिशमेंट होती है जनरल जिया की, एक होती है जनरल मुशर्रफ की, एक है जनरल बाजवा की। टोटली एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के साथ खड़े। जनरल बाजवा, आपको भी दाद देता हूं कि आर्मी बैकग्राउंड से होते हुए जितना आप एम्फेसिस तालीम पे देते हैं, मैं ये बड़ी, इसके लिए भी मैं आपको खराज तहसीन पेश करता हूँ। अच्छा जनरल अमजद साहब, आपसे शुरू करती हूँ। अभी खराज तहसीन भी पेश किया जा रहा है कि जी आप आर्मी बैकग्राउंड से लेकिन तालीम पे आप बड़ा फोकस दे रहे हैं। वो ऑब्वियसली उनका कोई आइनी रोल तो उसमें नहीं था और काफ़ी चीज़ों का तस्करा हम भी कर चुके हैं। बेशक आइनी रोल
जिसका नहीं है, जो आइन की पासदारी नहीं कर रहा, उसकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। बट फिर क्या अकाउंटेबिलिटी उन सियासतदानों की, या बिलखुसूस इस वक्त जो इमरान खान साहब बातें कर रहे हैं, या जिस किस्म की जो उनकी पॉलिसी से, बाजवा साहब की पॉलिसी से उस वक्त मुस्तफीद हुए थे, क्या अकाउंटेबिलिटी फिर उनकी नहीं होनी चाहिए और उन तमाम सियासतदानों की जो इससे मुस्तफीद हुए हैं इस निज़ाम से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, वो तो पूरा निज़ाम ही इसी तरह चल रहा है। मैं थोड़ा सा बता दूं। देखिए, पहली स्टेटमेंट एक जो इन दिनों दी इमरान खान ने, वो ज़हन में रखी है कि जनरल बाजवा एक्सटेंशन से पहले कुछ और थे और एक्सटेंशन के बाद कुछ और। तो ये उनके रोल के बारे में आप ये एक सेंटेंस ज़हन में रखिए। दूसरी तरफ ये है कि जब इमरान खान सुबह शाम ये कहते थे कि हम एक ही पेज पे हैं और आर्मी चीफ ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो बहुत बड़े डेमोक्रेट हैं, ये जो कुछ भी कहानियां वो करते थे, उस वक्त दूसरी साइड पे बहुत सारी गलतफहमियां पैदा हो रही थी। और आपने देखा कि उस वक्त मौलाना फजल रहमान वगैरह कहते थे कि ये हुकूमत जो है ये एस्टेब्लिशमेंट के सहारे खड़ी है, अगर वो हाथ खींच रहे तो ये गिर जाएगी। तो एस्टेब्लिशमेंट को इमरान खान की उन स्टेटमेंट्स ने बहुत सारा कंट्रोवर्शियल बना दिया, जिसकी वजह से आर्मी के अंदर भी इस चीज की बड़ी प्रॉब्लम थी कि जी हमें बिला वजह मुतय्यन किया जा रहा है, हमें अब इनको छोड़ देना चाहिए, इनको बताना चाहिए कि आपकी हुकूमत आपको चलाएं उसको। तो एक तरफ आर्मी में ये बेचैनी थी, दूसरी तरफ यह कि उस वक्त जो पीडीएम के लोग थे, खासतौर पर पीएमएलएन, वो बुरा भला कह रही थी जनरल बाजवा को, फैज हमीद को, और यहाँ तक कि मरियम के जलसे में नारे लगाए गए कि ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है। और ये एक ऐसा तासुर मिला जहाँ पे इनके जलसों में वो अख्तर मैंगल हो, वो नूरानी का बेटा हो, कोई भी, ये सारे लोग जो हैं ये सुबह से लेकर रात तक आर्मी को कहते थे। तो ये एक ऐसी सूरत हाल पैदा हो गई थी। अच्छा, आज अब वो मुतमईन है, उनको सपोर्ट मिल रही है तो वो मुतमईन है, और इमरान खान को सपोर्ट नहीं है तो वो वावेला मचा रहे हैं। दुख ये है कि इन सबको आर्मी से जबरदस्ती ये सपोर्ट मांगते हैं। और मुझे याद है कि मेरे पास जब मैं डीजीएमआई था तो आते जाते थे, रोना, एक दूसरे की चुगलियां खानी, एक दूसरे के खिलाफ एक्शन की रिक्वेस्ट करनी, ये काम ये करते हैं। लेकिन होता यही है कि जब तक वो उनको सूट करता है तो फौज ठीक है, जब इनको सूट नहीं करता तो फौज खराब हो। अब ये एक नुक्ते पे भी अगर सारे इकट्ठे हो जाएं, जब इनको फौज नहीं सूट करती तो ये कहते हैं जी इनको आइन की हदूद के अंदर रहना चाहिए। कम से कम ये सारे एक नुक्ते पे इकट्ठे हो जाएं कि ये फौज को आइन के अंदर रहना चाहिए। बिल्कुल, वो इमरान खान हो या पीडीएम के लोग हों, आज पीडीएम वाले जो है वो आइन की बात ही नहीं करते। तो इस वजह से ये कभी दुख खत्म नहीं होगा। ये होगा उसी वक्त के सियासतदान कम से कम एक नुक्ते के ऊपर कि जी हमें अगर फौज हेल्प करे भी तो हमने नहीं लेनी, हम ये कहेंगे कि जी हम जाने, हमारा काम जाने। ये नहीं हो रहा, ये इसकी वजह से सारा मसला बना हुआ। सर, मैंने इसीलिए मैंने ये कहा कि जो इस निज़ाम से जो है वो मुस्तफीद हुआ है, फिर सबकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए कि आज के ऑपोजिशन क्या कल की ऑपोजिशन सबकी जो है वो होनी चाहिए। लेकिन थोड़ी सी इसमें 2019 में एक्सटेंशन मिल गई और उसके बाद भी खान साहब जो हैं, अगर उनको फील होता था कि बाजवा साहब जो हैं वो बदल गए एक्सटेंशन के बाद, तो उनको इतना टाइम लगा सर, मतलब 3 साल उनको लगे रियलाइज़ करते हुए कि जी बाजवा साहब जो है वो तब्दील हो गए और उनमें जो है वो तब्दीली कोई आ गई है। मैं ज़रा हबीब अकरम साहब की तरफ चलती हूँ। हबीब अकरम साहब, इसमें तो ठीक है, अगेन आर्टिकल का जो कंटेंट्स हैं उनको किसी ने डिनाई नहीं किया, उस पर सवालात जो हैं वो उठाए जा रहे हैं बिल्कुल पीटीआई की तरफ से। बट फिर सर इसमें तो वही बात जो जनरल साहब कर रहे हैं, मीठा मीठा हप हप, कड़वा कड़वा थू थू, आप जाते भी उनके पास खुद हैं, उनसे मांगते भी, मदद भी खुद मांगते हैं, उसके बाद जब आपको सूट करता है तो फिर आप जमहूरियत पसंद भी बन जाते हैं। मारिया, पाकिस्तान की सूरत हाल एक कॉम्प्लेक्स सूरत हाल है, एक पेचीदा सूरत हाल है। इस पे आप वो सादगी जो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, ओवर ए पीरियड ऑफ सेंचुरीज अमेरिका में और बरतानिया में सिस्टम के अंदर पैदा हो चुकी है, आप अपने सिस्टम पे उसको जब लागू करके देखते हैं तो हमेशा गलत एज पे पहुंचते हैं। पाकिस्तान क्या इस वक्त एक सिक्योरिटी सिचुएशन में नहीं है जहां पे इसकी मालियात जो है वो तबाह हो चुकी हैं? पाकिस्तान की मुआशी हालत संभलने के कोई आसार नहीं है। हम 23वां प्रोग्राम ले रहे हैं IMF का। हमारी पाकिस्तान बनने के बाद आज हमारी 4थी नस्ल जवान हो रही है, लेकिन 23 प्रोग्राम हमने लिए हैं। क्या हमें आज बहसियत कौम कोई शर्मिंदा नहीं होना चाहिए? क्या हमारी रियासत के अकाबिर को कुछ अपने गिरेबान में नहीं कुछ मुंह डालना चाहिए? देखिए, पाकिस्तान के अंदर जो प्रॉब्लम्स हैं वो ये है कि फौज भी हमारी है
और फौज के अंदर भी पाकिस्तान की इस मौजूदा हालत को लेके एक तशवीश पाई जाती है। 7 लाख फौज, बेसिकली ये 7 लाख घर हैं। ये बिल्कुल उसी तरह हमारे जिस्मो जान है जिस तरह मेरा और मेरा खानदान है। तो लिहाजा इसको जब हम 12 पत्थर बाहर रख के बिल्कुल किताबी सतह पे बात करते हैं ना, तो मुझे लगता है कि जैसे हम अपनी तारीख के साथ भी ज्यादती करते हैं और कुछ और मामलात भी हम खराब कर लेते हैं। बिल्कुल, हमारी जो इस वक्त एक हकीकत है, फौज एक हकीकत है, लेकिन अगेन अगर फौज एक हकीकत है तो फिर आप उसको जिस तरह क्रिटिसाइज करते हैं, जिस तरह आप अपनी जब आपके मकासद अचीव हो जाते हैं उसके बाद आप उनको कहते हैं जी आईनी दायरे में आप रहे हैं, जबकि आप हर वक्त ये चाह रहे होते हैं कि किसी तरह आप उनसे मुस्तफीद हों, दूसरा जो है वो सबकत हासिल ना कर ले, मुझे जो है वो चीज़ें मिल जाएं, तो फिर आप किस तरह एक्सपेक्ट करते हैं कि ये चीज़ें जो हैं जमहूरियत का जो आप राग अलापते हैं वो कहीं आगे जाएगी? मारिया, मैं अर्ज कर रहा था कि पाकिस्तान की फौज को भी ये हक है कि वो पाकिस्तान के मसाइल पर तशवीश का इजहार करे। देखिए, बात यह है कि अब मैं ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम मैं समझता हूं पाकिस्तान की तारीख के एक तालिब इल्म के तौर पे कि बहुत सारी जो फौजी इंटरवेंशंस हुई हैं वो दरअसल किसी ना किसी मोस्टली वो जो हुई हैं वो किसी ना किसी हमदर्दी की वजह से हुई हैं, पाकिस्तान की मोहब्बत की वजह से हुई हैं। कभी बेनज़ीर भुट्टो को गलत समझा गया या दुरुस्त समझा गया, कभी नवाज शरीफ को गलत या दुरुस्त समझा गया, कभी इमरान खान को दुरुस्त या गलत समझा गया। इमरान खान का केस अब बिट डिफरेंट है बाकियों से, लेकिन मैं जनरली माजी की बात कर रहा हूं। देखिए, तो लिहाजा हमें फौज को साथ लेकर आगे बढ़ना है और कुछ फौज को ये रियलाइज करना है कि हमारी हुदूद क्या है। मसलन मैं अपने डॉक्टर के सामने अपनी जिंदगी और मौत रख देता हूं, लेकिन डॉक्टर मेरे घर के मामलात में दखल अंदाजी नहीं कर सकता, उसका एक दायरा कार है। और इसी तरह मैं डॉक्टर के ऊपर जब भरोसा कर रहा हूं तो मैं डॉक्टर को ये नहीं कह सकता कि डॉक्टर साहब आइंदा आप मुझे जहाज में भी लेके जाएंगे। तो लिहाजा हम सबको कहीं ना कहीं एक तवाजुन कायम करना है, हमारे सियासतदानों को भी, हमारी फौज को भी, हमारे और लोगों को भी, और हम सबको भी कुछ एक्सपेक्टेशंस अपनी रियल करनी है। जब तक हम किताबी बातें करते रहेंगे और दूसरे मुल्कों को देख देख के अपने मुंह पे थप्पड़ मारते रहेंगे तो मेरा ख्याल है कि ना अपने मुल्क के साथ कुछ दुरुस्त करेंगे ना अपने साथ कुछ दुरुस्त करेंगे, और शायद किसी ना किसी हद तक ये इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी भी होगी। जी, कायद साहब की तरफ चलूंगी। कायद साहब, हबीब साहब की बात से बिल्कुल अग्री करती हूँ कि फ़ौज को भी अपने दायरा कार का जो है वो तयन खुद ही करना होगा, बिकॉज सियासतदानों का तो इस वक्त ये मसला है कि मुस्तफ़ीद होने के बाद उसके बाद वो ये कहते हैं कि इस मुल्क में जितनी भी इल्स ऑफ द सोसाइटी हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, वो इसी फ़ौज की वजह से हैं और गंदा जो है वो फ़ौज को करने की कोशिश करते हैं। अभी भी रिवर्टिंग टू द आर्टिकल अगेन, अलमिया ये है कि खान साहब पब्लिक में परसेप्शन जो है वो बिल्ड करते रहे कि भाई साहब जो हैं वो गद्दार हैं, मीर सादिक, मीर जाफ़र। उसके बाद जब आप बंद कमरे में बैठे तो आपने कहा जी मैं आपको तो नहीं कह रहा था, मैं तो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को जो है वो कह रहा था। और उसके बाद एक्सपेक्टेशंस भी यही हैं कि जी आप हमारी चीज़ें जो हैं वो सॉर्ट आउट करें, लेकिन पब्लिक में माइंडसेट जो आपने क्रिएट किया, जो पब्लिक का माइंडसेट आप बना रहे हैं वो ये है कि ये गद्दार है, इनकी वजह से चीज़ें ख़राब हो रही हैं। देखिए, मैं नहीं समझता कि ये कोई ऐसी अप्रोच है और मैं इसको कुछ साइंटिफिक एनालिसिस भी नहीं समझता। और ये जो एक पर्सन का या लोगों का जो रोल है वो यकीनन तारीख में अहम होता है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ये पूरी हकीकत आपके सामने वाशगाफ करता है। पहले तो मैं ये वादे कर दूं अपनी नाचीज़ राय में कि ये ऐसा क्यों है, हमारे यहाँ ऐसा क्यों है। तो वो इसलिए है कि ये जो रियासती स्ट्रक्चर गोरे ने खड़ा किया था यहाँ पे 47 में, तो वो जो कौमी जमहूरी इनकलाब यहाँ कर रहा था, अभी हम कहते हैं ना जी जमहूरियत तो अमेरिका में तो ऐसे है, अमेरिका की भी बात कर लेते हैं, लेकिन अमेरिका की जमहूरियत के पीछे 2 इनकलाब खड़े थे। पहले उन्होंने आज़ादी ली, फिर उनकी सेकंड जो नॉर्थ साउथ की लड़ाई हुई, फिर उसके बाद उन्होंने एक अजीम सरमायादाराना इनकलाब किया और लिबरल डेमोक्रेसी जो आज वहाँ भी खजल हो रही है। या आज बरतानिया में देखें, अब्बास नासिर साहब का मजमून बरतानवी डेमोक्रेसी के बारे में डॉन में छपा है आज, वो भी गौर कर लें। अब आ जाएं अपनी तरफ। ये जो आपने पैबंदकारी की थी और ये जो शराफी आपने बनाई थी, ये फौज को ना बुलाती तो करती क्या, इसके पल्ले क्या था? शुरू कर लें मलिक गुलाम मोहम्मद साहब से लेके आगे तक। उसके बाद क्या हुआ कि वहां तो चले मैन्युफैक्चरिंग थी, कोई रियल कैपिटलिज्म था, ये कैसीनो कैपिटलिज्म वाले आ गए
कि ज़मीन जो है उसको पकड़ो, जो है खरीदो, अपना एकड़ों में बेचो, इंचों में, और अमीर हो जाओ, और बताओ कि जनाब हम आपके रोल मॉडल कौन है? मैं क्या नाम लूँ आपकी टीवी पे? जो इस वक्त आपके यहाँ जो बुर्जुआ या जो सरमायादाराना डेमोक्रेसी या लिबरल डेमोक्रेसी के रोल मॉडल हैं, इनकी हालत तो देखें। यहाँ कोई कानून, हमारे बनाए हुए कानून पे अमल हो तो ये सारी जिंदगी सूरज ना देख सके, ये जेलों में रहें, और फिर हम देख के कहते हैं जी फौज ने हमारे साथ ये किया और वो हमारे साथ ये कर गई। और तुम अपनी तरफ तो देखो, आप में कितनी जान है। क्यों जो सिविलियन इशराफिया है अमेरिका की, या सिविलियन इशराफिया जो है वो डोमिनेट करती है बरतानिया में, गंद बड़ा है वहां भी माशाल्लाह। जिस तरह मैंने अर्ज किया कि आज एक नजर देख लीजिएगा ये बोरिस जॉनसन जो करके गया अभी, या जो ऋषि सुनक कर रहा है वहां भी यही है। जरा सोफिस्टिकेटेड वारदात है, यहाँ जरा क्रूड फॉर्म में है। तो बेसिकली ये सारा लिबरल डेमोक्रेसी का क्राइसिस है। आज ख्वाब में आके ट्रंप डराता है दोबारा कि मैं आ रहा हूं, वहां भी सोसाइटी डिवाइडेड है इसी तरह। यही इन्फ्लेशन है, और यही जो है खरबपति सरमायादार ऊपर बैठ के डेमोक्रेसी का म्यूजिकल चेयर खेल रहे हैं। और कोई बंदा ये नहीं बताता कि एक पिटा हुआ माशी निजाम, और मैंने खान साहब को अपनी आखिरी मुलाकात में कहा कि हजूर शुक्र करें, ये तो नहीं कहा, मैंने कहा अगर आप पावर में आ जाते हैं तो ये जो अपना आपके ये जो माशी टीम है ये ठीक करेगी इसको। ये तो शुक्र करें कि वो बैठे हुए हैं और आपका ग्राफ ऊपर जा रहा है। तो जो असल बात नहीं हो रही वो ये कि एक पिटे हुए माशी मॉडल के ऊपर खड़ी हुई एक पिटी हुई जमहूरियत, जो जमहूरियत भी नहीं है, जो ओलिगार्की है, जो सरमाए और काले सरमाए के बल पे खड़ी है, जो कब्जा ग्रुपों और जो बुकियों के पैसों पर खड़ी है, उससे आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? जो बुकियों के पैसों पर खड़ी है जमहूरियत, वो जाके कहेगी जनाब के ब्यूरोक्रेट साहब आप अपने दायरे में रहें, या जनरल साहब अपने दायरे में रहें। सो व्हाट आर हम असल बहस ही नहीं कर रहे। असल बहस ये है कि ये बुनियाद गलत है। इस बुनियाद पे ये जितने जो लोग खड़े हुए हैं चले जाते हैं। एक की अगर फौज मदद कर दे तो फौज अच्छी, दूसरे की मदद ना करे तो वो गलत होगी। बात क्या है? बात ये है कि इस बुर्जुआजी की इंटरनल वीकनेस है। ये कैसीनो कैपिटलिज्म से बने हैं, ये रियल कैपिटलिज्म से नहीं बने। ये कुछ इनके पीछे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन नहीं था, इनके पीछे कब्जे का रेवोल्यूशन था, इनके पीछे 2 नंबर माल का रेवोल्यूशन था। चुनाचे क्या हुआ? नो चिकन हैव कम टू द रूस्ट, जिसे कहते हैं कि वो अब सारी कंट्राडिक्शन, वो सारी गलाजतें जो एक माशी उभार के दौर में छुपी हुई थी, वो सारा गंद सामने आ गया। जो लड़ाइयां कल दीवार के पीछे होती थी, कमरे के पीछे होती थी, वो चौक में अब गंदे कपड़े धो रहे हैं हम। ये पहले भी ऐसे ही थे और अब भी ऐसे हैं। हम पहले दिन से ये कहते थे कि ये ऐसे हैं, लोगों को नजर नहीं आते थे, आज नजर आने शुरू हो गए। तो आज क्या है? आज एक नए इमरानी मुआहदे की जरूरत है, आज एक नए नजरियात, एक और मंशूर की जरूरत है। क्योंकि मैं वसूख से कह रहा हूं कि इन द अल्टीमेट एनालिसिस पीटीआई, पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन, इनका एक ही मंशूर है, ये एक ही तबके के मफादात की निगरानी करते हैं। और जब तक ये एक तबके के मफादात की निगरानी करेंगे, किसी के साथ अवाम थोड़ी सी मिडिल क्लास आ गई, किसी मिडिल क्लास के इल्यूजन पैदा हो गए तो जलसा बड़ा हो गया। जब तक आपके पीछे इस मुल्क के असल तबकात जो इस मुल्क की मैशत का पहिया चलाते हैं, जो जलील हो रहे हैं, जो एक एक फैक्ट्री बंद होने के बाद वहां भी खड़े हैं, वो आपकी तरफ ही मुंह करेंगे। तो जब तक इस तरह की सियासत राइज नहीं होती, इस इशराफिया को किसने एतबार देना है? ये इशराफिया खड़े होकर कभी गालियां देती है, कभी हार पहनाती है, जो उनका। तो दिस इज द बेसिक इशू। ये क्लास हैज एब्डिकेटेड द राइट टू रूल। एक खूबसूरत मुल्क जिसमें 4 मौसम हैं, दुनिया की बेपनाह दौलत है, जिसकी जमीन के अंदर जो दुनिया का जरखेज तरीन मुल्क है, उसको माशी मलबे में तब्दील कर दिया और ऊपर आके बैठे हुए हैं फिर हुक्मरानी करने के लिए। सो मेरे ख्याल में मारिया, ये डिस्कशन भी इनिशिएट होनी चाहिए, और ये जो जरूरत है। आप ये इमरानी मुआहदे की बात कर रहे हैं, ये इमरानी मुआहदा फिर अगेन हु इज गोइंग टू बेल द कैट? कौन करेगा ये? आपने भी ये बिल्कुल सही कहा कि मफादात सबके एक जैसे हैं, एक मफादी तो कौन करेगा फिर ये? देखें, बात यह है कि बात हमें नहीं पता कि इस वक्त हम एक बहुत खौफनाक पीरियड में हैं। ये एक ऐसा पीरियड है जिसमें ओपिनियंस टूटती हैं, बनती हैं, पार्टियां बनेंगी, टूटेंगी। आज लोग सारा इल्जाम दे रहे हैं मुस्लिम लीग नून वाले कि शायद मरियम साहिबा ने हमारी। मैं ये कह रहा हूं कि तारीख को इस जमाने में, इस वक्त में तारीख उछालती है लोगों को। ऐसे ही जमाना था 68, 69 जब जुल्फकार अली भुट्टो को उछाल के ऊपर फेंका था उसने, और रातों रात वो लीडर बन गया था जो नैब से सेक्रेटरी जनरलशिप मांग रहा था। आज भी उसके नाम की हुकूमत बुरी भली वहां खड़ी है। तो हम एक ऐसे पीरियड में हैं। और मैं एक और भी बात आपको बता दूं, ओ इमरान खान से ना डरो, इमरान खान को ये कर दो, वो कर दो, वो कर दो। डरो उससे, क्योंकि इमरान खान तो इस निज़ाम का मुहाफिज है। वो समझता है कि इस निज़ाम में से अच्छाई निकल सकती है जो मैं नहीं समझता। लेकिन जो इसके बाद आएगा वो उससे डरो।
मैं इसलिए कह रहा हूं कि हम ये बहुत खौफनाक पीरियड में हम आप देखें ना, जैसे मैं फिक्र अपनी बात खत्म करता हूं मारिया, सिर्फ एक फिक्र में वो बात ये है कि एक फिक्रा कह रहा हूं कि कुछ जमाने होते हैं जब हफ्ते दहाइयों में गुजरते हैं, मगर ये वो जमाना है जिसमें दहाइयां हफ्तों में गुजर रही हैं। सुबह डॉलर की कीमत और शाम को सुबह पेट्रोल की कीमत। तो ये अगले 4, 5, 6, 10 महीने ब्रेक के बाद गुफ्तगू को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। विल बी राइट बैक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक से पहले हम डिस्कस कर रहे थे कि निज़ाम में इस वक्त क्या खामियां हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या इश्यूज़ हैं। हमें बार बार आए दिन ये बताया जाता है, पहले पीडीएम बताया करती थी और आजकल अब पीटीआई बता रही है कि निज़ाम में जितनी खराबियां हैं उनका हल जो है वो फ्रेश इलेक्शंस हैं। लेकिन उसके बाद अब हालिया दिनों में इमरान खान साहब का एक इंटरव्यू आया है इलेक्शंस के मुतालिक, वो अब क्या बात कर रहे हैं ज़रा वो भी सुन लेते हैं। साफ इलेक्शन तो हो नहीं सकते और शफाफ इलेक्शन हो नहीं सकते यहाँ, लेकिन इलेक्शंस हो सकते हैं क्योंकि इलेक्शन कमीशन भी इनके साथ ही खड़ी हुई है, एस्टेब्लिशमेंट इनके साथ है, पार्टीज इनके साथ है। अच्छा, खान साहब की बात आपने सुन ली। फवाद चौधरी साहब इलेक्शन कमीशन के हवाले से ये कह रहे हैं जी इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात के लिए आज इजलास मुनक्किद करना चाहिए था। आइन और अदालती अहकामात को मजाक ना बनाएं। अदालत के वाज़े अहकामात के बाद भी आम तासुर ये है कि चूंकि इलेक्शन कमीशन मुंशियों पर मुश्तमिल है, इस्लामाबाद की तरह सूबाई इलेक्शन भी नहीं कराएगा। आइन के साथ ये खिलवाड़ और मजाक आपको महंगा पड़ेगा। अच्छा जनरल साहब, अब मसला ये है कि इलेक्शन हम बात कर रहे हैं कि जी इलेक्शन करवा दीजिए। अब व्हाट्स द पॉइंट, क्योंकि जो भी इलेक्शन होगा, अभी खान साहब की भी आपने बात सुन ली, ऑलरेडी इलेक्शन कमीशन पे भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जब वो इलेक्शन जो है वो किसी ने मानने ही नहीं है, देन व्हाट्स द पॉइंट ऑफ दिस मैमथ एक्सरसाइज, और वो भी एक ऐसे टाइम पे जिस वक्त हम कर्जों में डूबे हुए हैं, हमारे पास खाने को पैसे नहीं है, 70 अरब की एक्सरसाइज होगी और मानना किसी ने है नहीं, तो फायदा क्या है? देख, पहले भी जो इलेक्शंस होते रहे उसमें हारने वाली साइड तो हमेशा कहती रही कि रिगिंग हुई है, लेकिन कभी कुछ सीरियस किस्म की उस पर इंक्वायरी नहीं हुई जिसके नतीजे में ये चीजें सामने आती कि वाकई किस किस्म की रिगिंग है। यहाँ तक कि फौज पाकिस्तान ने इलेक्शन कराया तो उस पर वो सिलेक्टेड और सिलेक्टर वाला किस्सा चल निकला। पहली बात तो ये है कि फौज पाकिस्तान को इलेक्शन से बहुत दूर रहना चाहिए। कौमी अदारा है, वो बिलावजह इन चीजों से अगर वो डील करेगा तो कंट्रोवर्शियल हो जाता है, सो उस कंट्रोवर्सी से बचना बड़ा जरूरी है। लेकिन एक चीज है, मसलन इस वक्त हमारा सबसे बड़ा मसला जो है वो इकोनॉमी की प्रॉब्लम है और इस वक्त इकोनॉमी बिल्कुल शटर्ड है और हम IMF की मिन्नत समाजत कर रहे हैं 1.1 या 1.2 बिलियन डॉलर के लिए। ये बहुत बड़ी रकम नहीं है, लेकिन इतनी रकम मुल्क में भी इकट्ठी हो सकती है। लेकिन मैं अगर मुझसे मांगे तो मैं कहूंगा कि मैं मियां नवाज शरीफ इतने डे के बाद बैठा है, वो हुकूमत उसने कर रही है, वो अपने पैसे क्यों नहीं लेके आता अंदर, या जरदारी क्यों नहीं लेके आता है, साहबदार यहाँ आया आके पैसा अपना बाहर ले गया। तो पहले शराफिया ये करे, चुनाचे अगर किसी ने पैसे आज अंदरूनी तौर पे इकट्ठे करने हैं तो ये जो पीडीएम के लोग बैठे हुए इनको तो कोई नहीं देगा। ये तो सारे बहुत ज्यादा दफा ट्राई कर चुके हैं, कभी कर्ज उतारो मुल्क संवारो की तरह, कभी वो डॉलर फ्रीज किए तो वो खाए पिए गए। इनका रिकॉर्ड इतना गंदा और खलीस है और बदबूदार है कि इनको एक पैसा कोई नहीं देगा। तो जरूरत इस बात की है कि इलेक्शन करा के कम से कम वो गवर्नमेंट आ जाए जिसके ऊपर लोगों को एतमाद हो, और कुछ आप कुछ अपील करेंगे ओवरसीज पाकिस्तानी को, वो कुछ आपको भेज दें, कुछ लोगों को यहाँ पे कहें कि जी आप डॉलर जमा कराएं कर्ज की शक्ल में, आपको कुछ प्रॉफिट दे देंगे, बजाय आप बाहर जाके सॉवरेन बॉन्ड्स अपने फ्लोट करें, यहीं अपने बॉन्ड्स वगैरह लोगों से कर लें, तो यहाँ कुछ। लेकिन जनरल साहब, सॉरी, अपॉलॉजीज फॉर इंटरजेक्टिंग, बट प्रॉब्लम ये है सर कि अभी जिस किस्म के तहफ़्फ़ुज़ात हैं इलेक्शन कमीशन के हवाले से, इस वक्त पीटीआई को, अभी आपने सुन लिया खान साहब कह रहे हैं इलेक्शन हो जाएंगे, फ्री एंड फेयर होंगे, नहीं पता तौजियात जो उन्होंने दी वो आपने सुन ली। फवाद चौधरी क्या कह रहे हैं वो भी आपने सुन लिया। अब खान साहब, तमाम जो निगाहें हैं वो ये कह रहे हैं कि जी इस वक्त अदलिया की तरफ जो है वो मरकूज़ है, कौम इस वक्त अदलिया की तरफ देख रही है। उधर से मरियम साहिबा ने जो लाहौर हाई कोर्ट का फैसला आया है उसको भी एक जो है वो कंट्रोवर्शियल बना दिया है। उसमें भी उन्होंने कहा कि जी जो पीटीआई के लोग हैं वो उनका बड़ा इन्फ्लुएंस है अदलिया पे, उनके बड़े ताल्लुकात हैं। तो फिर इस माहौल में तो वो इलेक्शन अगर हो भी जाए सर, अगेन बात वही है, ये तो बहुत पोलराइज्ड है।
देखिए ये चीज जो है ये बड़ी सादा सी है, मरियम कुछ कहे या इमरान खान कुछ कहता रहे, बड़ी सीधी सी बात है कि असेंबलियां डिसॉल्व हुई और 90 दिन के बाद इलेक्शन होने चाहिए। इनको शर्म नहीं आती कि हीले बहाने और कोई ना कोई हेरा फेरी करके ये रोकने की कोशिश कर रहे हैं। डूब मरने का मकाम है कि एक आदमी अपने आप को कहे कि जी हम डेमोक्रेटिक पार्टी हैं, डेमोक्रेसी चाहते हैं, और उसके बाद वो डेमोक्रेसी के रास्ते में सबसे बड़ा दलील किस्म का पत्थर बन के खड़ा हो जाए। वो मैं समझता हूँ ना मुल्क के मुफाद में है और ना ही उनके मुफाद में और ना हमारे सिस्टम के मुफाद में। तो पहले इलेक्शन करा देना चाहिए था। इनको शर्म आनी चाहिए जो पहले पीडीएम में पहले इलेक्शन मांगते थे, तो इस हुकूमत को गिराने से पहले इलेक्शन से बाद के रात तक, और जब वो हो गया तो अब इलेक्शन से यूं जाते हैं जैसे जवानी की मौत होती है। ये इस कदर दुख की बात है कि इनकी हकीकतन तो इनकी कोई बात सुननी नहीं चाहिए इलेक्शन के अलावा कोई चाहे, क्योंकि एक ऐसी हुकूमत जिसपे ऊपर लोगों को एतमाद हो, उसको शायद 4 पैसे कहीं से को जमा हो जाएं और इस दुख से मुसीबत से निजात हो के जो आप डिफॉल्ट की तरफ जा रहे हैं। जो आज बैठे इनको तो एक पैसा अगर कोई दे दो तो मैं समझूंगा कि वो शायद दुनिया का सबसे बहादुर आदमी होगा। इनको कोई एक दमड़ी नहीं दे। चले मैं हबीब साहब की तरफ चलती हूँ। हबीब साहब, इलेक्शन से इस माहौल में क्या आप बिलीव करते हैं मसाइल हल हो जाएंगे, स्टेबिलिटी आ जाएगी, या आप समझते हैं मजीद पोलराइजेशन आएगी? इलेक्शन से हमेशा स्टेबिलिटी आती है और इलेक्शन से हमेशा मसाइल हल होते हैं। इलेक्शन का ना होना मसाइल है, इलेक्शन का ना होना इंस्टेबिलिटी है। आप दुनिया भर में देख लीजिए कि पाकिस्तान क्यों टूटा। पाकिस्तान इलेक्शन की वजह से नहीं टूटा, पाकिस्तान इलेक्शन ना होने की वजह से टूटा। यमन में खाना क्यों हो रही है? 2009 में एक बार इलेक्शन मुलतवी किया गया था, उसके बाद इलेक्शन की नौबत नहीं आई। लेबनान क्यों तबाह हो गया? 2009 में इलेक्शन मुलतवी किया गया था और उसके बाद आज तक वहां पर इंस्टेबिलिटी है। तो लिहाजा इलेक्शन जब टाइमली ड्यू हो जाए तो उसको रोकने का मतलब है कि मुल्क की बर्बादी का बंदोबस्त। तो क्या हम इसके लिए तैयार हैं? खाकम बदहन। दूसरी बात यह है कि इलेक्शन जो था वो कौमी असम्बली का इलेक्शन आज भी एक पॉलिटिकल मसला है, क्योंकि हमारे दस्तूर के अंदर गुंजाइश ऐसी है कि जिसके अंदर अदम एतमाद के बाद भी एक हुकूमत कायम रह सकती है। तो लिहाजा हम उस गुंजाइश को वहीं छोड़ते हैं। एट द सेम टाइम जो 2 सूबों की असम्बलियां, वो तो पॉलिटिकल मसला नहीं रहा, वो तो दस्तूरी मसला बन चुकी है। दस्तूर को इस बात से कोई गरज नहीं है कि वो परवेज अलाई ने असम्बली तोड़ी या उस्मान बुज़दार तोड़ी या शहबाज ने तोड़ी। उसका मसला दस्तूर का यह है कि जब कोई असम्बली टूटेगी 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन हो। तो दस्तूर हमारी एक मुत्तफिका मुल्क की दस्तावेज है। अगर हमने उसका ये हाल करना है कि उसके अंदर उसकी तजवीज करदा सीधी कुशादा शाहराह पर चलने की बजाय हमने पगडंडियां और जंगल और दलदलों का रास्ता इख्तियार करना है, तो बिस्मिल्लाह फिर कर ले। हमारे अकाबिर में पहले मुल्क कौन सा, हमारा जो मुल्क है पहले कौन सा दुनिया में बहुत सरबुलंद खड़ा हुआ है कि जो ये इन जैसे लोग जो हैं, जो इस वक्त हम सिर्फ मैं मौजूदा पॉलिटिकल लॉट की, हमारे ब्यूरोक्रेट्स की और हमारे बहुत से लोगों की बात कर रहा हूं। पाकिस्तान के रियासती ढांचे में सरायत कर जाने वाली नालायकी के जो बिल्कुल पिरामिड के ऊपर बैठे हुए लोग, वो कर लें फिर जो कर। पहले हमारे मुल्क को हमें उन्होंने कौन सा किसी काबिल छोड़ा है? ना हमारे पासपोर्ट की इज्जत, ना हमारे शनाख्ती कार्ड की इज्जत, ना हमारे कॉन्ट्रैक्ट की इज्जत, ना हमारे कानून की, अदालत की, दस्तूर की, हुकूमत की, किस चीज की इज्जत रह गई है दुनिया में? तो ये भी तबाह कर दें। ठीक है, सही साहब, आपकी तरफ सेम पॉइंट टू यू। आप इस वक्त अगर स्टेबिलिटी इस मुल्क में आनी है तो इलेक्शन ये हल है, इलेक्शन से ये चीज़ें सॉर्ट आउट होंगी, या आप समझते हैं कि चीज़ें मजीद जो है वो पोलराइजेशन की तरफ जा सकती हैं? देखिए, मैं बुनियादी तौर पर जो दस्तूर इन्होंने खुद बनाया है, इनके अपने तबके ने बनाया है, वो इस मुल्क के किसी मेरी तरह के नाई या मोची ने नहीं बनाया, एक इशराफिया ने असम्बली में बैठ के बनाया है। तो अब इस पे अमल करो इस पे अमल। तुमने बनाया था ना, और अपने तबके के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बनाया था, तो करो अमल, बचा लो इस मुल्क को। मैं इस बात पे अपने दोनों जो बड़े बुजुर्ग अमजद शुएब साहब जिनसे सीखते हैं और मेरा भाई, मैं इनसे बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ, इलेक्शन होने चाहिए। आप कहते हैं जी सॉल्व क्या हो, ये इलेक्शन पाकिस्तान में जो क्राइसिस हो रहा है इस वक्त, जो मैशत का बहरान है 2020 में, आप कहते हैं लोग कि शायद ये ब्लैक डेथ से बड़ा रिसेशन है जो इस सियारे को टकरा गया है और इसने बड़ी बड़ी मैशतों के, अगर ये मुझे बताएं, इलेक्शन तो मैक्रोन का भी हुआ था, तो 12 से 15 लाख लोग जो हैं फ्रांस की सड़कों पे पिछले हफ्ते क्या कर रहे थे?
इलेक्शन तो रोज होता है वहाँ पे, उधर वहाँ पे। मैं इसको जरा समझिएगा, मैं नाजुक बात कर रहा हूँ, इसको मिसअंडरस्टैंड ना कीजिएगा। बरतानिया में जो 5 लाख नर्सें जो हैं वो गई हुई हैं, ऊपर से लेबर पार्टी और जो कंजर्वेटिव एक को हाथ जोड़ लिया है फ्रॉड और वारदात में। नीचे सारी की सारी तहरीक जो है वो ट्रेड यूनियन में चल रही है या यूनिवर्सिटियों में चल रही है। लोग तंग हैं, परेशान हैं। 9-9, 10-10 घंटे बाद गरीब आदमी की बारी आती है। NHS के जरा चेक करें, और 300 से 500 डेथ्स फालतू एक दिन में हो रही, एक हफ्ते में हो रही हैं बरतानिया में, क्योंकि मेडिकल नहीं है, क्योंकि उन्होंने ठेके पे दे दिया है। और हमने मैशत ठेके पे दे दी, सेहत ठेके पे दे दी, और जमहूरियत भी ठेके पे दे दी, और रियासत को भी दे दो अगर अभी तक नहीं पूरी तौर पर दी तो। सवाल यह है कि जमहूरियत हल करेगी उस सूरत में जब जमहूरियत के हकूक जो आपके आइन में लिखे हुए हैं 1973 के, और जो मैं और हबीब अकरम भाई डिस्कस करते हैं, जो प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी हैं 1 से लेके 40 तक, और पहले उन हकूक की बात करो कि हम रोटी देना रियासत का काम है, लिखा हुआ है तुमने, और तो जो मकान देना रियासत का काम है। जिस वक्त तक इलेक्शन के साथ आम आदमी के हकूक को आप नहीं जोड़ते, और जिस वक्त इलेक्शन जो है वो कब्जा ग्रुपों की, इंटरजेक्ट मुझे करना है सईद साहब, एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं तो गुफ्तगू को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जनरल साहब, आजकल एक बात बहुत ज़्यादा हो रही है, वो ये कि जी सियासतदानों को अपने बैठ के मसाइल जो है वो उनका हल खुद तलाश करना चाहिए। खैर, जब पार्लियामान में वापसी की बात हुई है PTI की, तो किस तरह इस्तीफ़े कबूल हुए और किस हद तक जो है वो PMLN की वो ऑफ़र वैलिड थी, वो तो हम देख चुके हैं। लेकिन अगेन कमिंग बैक, जो पोलराइजेशन है, आज के बयान को अब आप देख लें, खान साहब अदलिया की तरफ देख रहे हैं, मरियम साहिबा अदलिया को ही जो है वो कंट्रोवर्शियल बना रही हैं। जितनी कंट्रोवर्सीज बन रही हैं, क्या आप समझते हैं कि इनके बैठने के बगैर ये अपने मसले अगर खुद हल नहीं करेंगे तो चीज़ें कहीं आगे बढ़ सकेंगी? फिर अगर इंटरवेंशन होगी, फिर वहाँ से भी प्रॉब्लम आएगी, फिर ये स्केपगोट ढूंढेंगे। इनके बैठे बगैर ये मसाइल हल हो सकते हैं? देखिए, आम हालात में तो बैठ के बातचीत करने से ही मसले हल होते हैं, लेकिन जो मैं समझ सका हूँ यहाँ पे इमरान खान के लिए खासा मुश्किल है। इमरान खान की सारी जो उसका मंशूर था या जो भी उसकी सारी सियासत थी, वो उसका महवर था कि मैंने करप्शन खत्म करनी है और मैंने पैसा वापस लाना है और करप्ट लोगों को सजाएं दिलवानी है। वो उसमें नाकाम हुआ, और अगर वो खत्म हो जाती है उसकी ये चीज, तो उसकी फिर सियासत बाकी लोगों की तरह रह जाती है, फिर उसमें कोई फर्क नहीं। लिहाजा मेरा अपना अंदाजा है कि वो अपनी सियासत को बचाने के लिए वो जिन लोगों पे करप्शन के इल्जामात हैं, जो लोग करप्ट हैं, उनके साथ बैठ के बात नहीं करना चाहेगा, क्योंकि उसके ज़हन में यही होगा कि अल्टीमेट यही तो लोग हैं अल्टीमेटली जिनसे पैसा निकलवाना है, और मैं उनके साथ बैठ के क्या बात करूं। बट कथा कलाम की बात है जनरल साहब, अगेन गोइंग बैक टू दैट आर्टिकल जिसको किसी ने डिनाई नहीं किया, उसमें जो सेकंड टियर लीडरशिप है उसके राब्ते बहाल हो चुके थे, जिसमें असद कैसर साहब, परवेज खटक साहब की मुलाकातें भी हो रही थी अयाज सादिक साहब के साथ, और PMLN की जो लीडरशिप है उनके साथ। तो वो तो चीज़ें बैकडोर डिप्लोमेसी तो चल रही थी इनकी। अब ये मतलब आपने जी नाकाम इसी वजह से कि मियां नवाज शरीफ को क्लीन चिट दे दें। नहीं, वो कहा जा रहा है नाकाम तो इस वजह से हुई कि शुजात अजीम साहब ने उसका तस्करा एक निजी महफिल में कर दिया और फिर वो बात बाहर निकल गई। नहीं, वो बाहर निकली होगी बिल्कुल इसी वजह से, लेकिन एक चीज वाज़ेह है कि इमरान खान क्या ये अफोर्ड करता है? अगर वो क्लीन चिट देता है जबकि उनको अदालत से सजा हुई है, तो इमरान खान की सियासत तो दफन होगी, फिर उसको वोट क्यों देंगे लोग? देखिए ना, फर्क दो चीजों का है, इमरान खान का और उसका। इमरान खान और इनकी सियासत का फर्क यह है कि इमरान खान अपनी औलादों के लिए काम नहीं कर रहा। ये बाकी सारे को अपनी बेटी को वजीर आज़म बनाना चाहता है, कोई बेटे को वजीर आज़म बनाना चाहता है, कोई औलादों को आगे लाना चाहता है। दूसरा यह है कि इमरान खान की जायदादें बाहर नहीं है, उसकी आमदनी या उसके ऊपर माल लूटने के वो केसेस नहीं है जो दूसरों के ऊपर है। तो ये अगर फर्क मिट जाता है, वो इसी चीज से रिकनसाइल कर लेता है, तो खत्म हो गई बात। फिर उसकी सियासत और दूसरों की सियासत में फर्क ही कोई। तो फिर उस सूरत में तो इलेक्शन कराना या मिलकर बैठने की बात जो है वो यही है कि जिस तरह पीपल्स पार्टी और PMLN आपस में मिलकर बैठ के बातचीत कर लेते हैं और मुकमका हो जाता है, ये मुकमका हो जाएगा तो कौम को तो कुछ ना मिला। फिर उससे तो कौम को अगर थोड़ा मुख्तलिफ चीज नजर आई थी तो वो यही थी जो इमरान खान की सियासत में थी। तो वो अगर कंप्रोमाइज करता है तो उसकी सियासत खत्म होगी, फिर जो मर्जी करते रहेंगे। चले हबीब अकरम साहब, क्या ये इस वक्त इमरान खान साहब की सियासत
के गिर्द चीज़ें जो हैं वो इस वक्त घूम रही हैं, या इस वक्त अना का मसला जो है वो ज़्यादा है? आपको लगता है कि ये चीज़ें जो हैं ये आगे मूव कर सकती हैं? फॉर द सिंपल रीज़न कि बहुत कॉम्प्रोमाइज़ इमरान खान साहब ने किए हैं और बहुत सारे ऐसे लोगों को लिए हैं जिन पे बहुत सारे, अब परवेज़ इलाही साहब का एग्जाम्पल हमारे सामने, बहुत सारी इस तरह की चीज़ें हैं। तो क्या आप समझते हैं कि इस वक्त सिर्फ ये इमरान खान साहब की अना का मसला है जिसकी वजह से चीज़ें सफ़र कर रही हैं, या वाकई प्रिंसिपल स्टांस आपको लग रहा है? देखिए, कोई बादशाहत तो है नहीं है, कोई किंगडम तो है नहीं है जहां पे किसी की अना का मसला जो है मामलात को पेचीदा कर दे। सिंपल सी बात है कि ये सियासत है और सियासत के मैदान में अपनी अपनी ताकत की बुनियाद पर फैसले किए जाते हैं। इस वक्त सिस्टम में जो सबसे ताकतवर शख्स है, अगर पैमाना जो है वो अवाम की हमायत है, तो फिर तो जो सबसे ताकतवर शख्स वो है जिसको अवाम की हमायत हासिल है, और सबसे कमजोर वो शख्स है जिसको अवाम की हमायत हासिल। सियासत के मैदान की बात हो रही है, तो अगर तो सियासत के मैदान में देखना तो आप देख लें कि जिस तरफ ताकत का, जिस तरफ अवाम होंगे, फिर उस शख्स की आपको बात मानना पड़ेगी। और इसका सादा सा एक तरीका है, अवाम की ताकत का अंदाजा लगाने के लिए उनको गिन लें, वो उन इलेक्शन मुनक्किद करवाएं, जिसके पास ज्यादा वोट आ जाए उसकी बात मान लें, और जिसके जो उसको इस्तेहकाक दें कि वो मुल्क को लीड करे, अवाम को लीड करे। तो भाई ये सादा सा है ना, हमारे मुल्क में और कौन सा तरीका है अवाम की हमायत उनकी। मैं अभी सब जरा सईद काजी साहब की तरफ जाऊं, बिल्कुल प्रोग्राम क्लोज करने का वक्त आ रहा है। काजी साहब, व्हाट्स द वे फॉरवर्ड इन योर ओपिनियन? पहली बात तो ये इमरान की अना नहीं है, इमरान के लिए किस ऑफ डेथ होगा अगर इसने इन लोगों से हाथ मिलाया, क्योंकि इमरान की पॉपुलैरिटी इन लोगों के फेलियर की वजह से है। ही विल नेवर गो बैक टू देम। एक तो मेरे जहन में ये बात है, मेरी बात अधूरी रह गई थी। बिल्कुल इलेक्शन हल है, मगर कैसे हल है कि उसके साथ, उस इलेक्शन के साथ मंशूरों के जरिए अवाम के हकूक को जोड़ो तो हल है। और अगर हाल ये होना है कि एक जो है वो लूट मार का ग्रुप एक पार्टी में बैठा हुआ है, वो आता है, फिर ताज़ा दमदस्ते आ जाते हैं, वो आ जाते हैं, तो फिर तीसरे आ जाते हैं। तो जब तक आप अवाम के हकूक को इस इलेक्ट्रल प्रोसेस से नहीं जोड़ते तो उसका नतीजा क्या निकलेगा? फिर लड़ेंगे, फिर देखेंगे उधर जनाब पिंडी की जनाब खुदा का वास्ता हमें बचाओ, और फिर दूसरे कहेंगे देखा आपने हमें बिट्रे कर दिया, और ये एक घन चक्कर चलता रहेगा। आज ज़रूरत है अवाम के हकूक को इलेक्ट्रल प्रोसेस में, और उनको दें, उनको स्टेक होल्डर बनाएं। वो स्टेक होल्डर नहीं है, कब्जा ग्रुप स्टेक होल्डर है। तो जब तक ये अलग नहीं होते, आई थिंक हम इसी तरह रुसवा होते रहेंगे। मुझे माफ कीजिएगा जी। सईद काजी साहब, बहुत शुक्रिया आपके पॉइंट ऑफ व्यू का। हबीब अकरम साहब आपका, और जनरल साहब आपका बहुत शुक्रिया कि आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। We'll have to close the program today. We'll see you next week. Good night and Allah Hafiz.